हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडी रैंडम स्टूडियो। आप लोग देख रहे हैं इंडी रैंडम स्टूडियो के ऊपर हमारे यूरोप सीरीज़ की ये एपिसोड नंबर 10 है। इससे पहले हमने एपिसोड 1 टिल एपिसोड 9 आपको मज़े मज़े की स्टोरीज़ बताई हैं, यूरोप की हिस्ट्री के बारे में बताया है और बहुत सारा अपनी जर्नी के बारे में बताया है। लेकिन ये एपिसोड 10 इज़ गोना बी आवर लॉन्गेस्ट एपिसोड, क्योंकि इस एपिसोड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करने की बजाय एक ही ग्रैंड एपिसोड अबाउट डसल ट्रॉफ आप लोगों को दिखाने लगे हैं। डसल ट्रॉफ में क्या क्या हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, क्या क्या चीज़ें देखने लायक थी, कहाँ कहाँ हम लोग गए, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, इसमें मेरी मेमोरीज़ भी शामिल हैं और बहुत इंटीमेट किस्म की ये वीडियो है। तो लेट्स वॉच इट। तो डसल ट्रॉफ पहुंचते ही कुछ दोस्तों ने ऑफ़र कराया और मैं बग़ैर ज़्यादा सोचे समझे उनके साथ रहने चला गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जिस घर में हम लोग रुके हुए थे वो तकरीबन 150 साल पुराना घर था, यानी कि 19th सेंचुरी में बना था। तो उस घर की अपनी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री थी और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जो अब तक, क्योंकि मैं होटल्स में रह रहा था और मॉडर्न जगहों पे रह रहा था, मॉडर्न सेटिंग में रह रहा था, लेकिन ये इस तरह किसी ओल्ड टाउन के अंदर रहना, एक ऐसे घर में जिसकी अपनी हिस्ट्री, जिस घर की कंस्ट्रक्शन की और उसकी ओवरऑल हिस्ट्री 3-4 जनरेशन से चल रही हो, तो ये एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। अबेंडेंड है, देखो ना। नहीं, देखो ना, मतलब गार्डन अबेंडेंड है। हाँ हाँ, मैं आई वॉज सेइंग दिस टू हर, आई सेड कि आई वांट कम हेयर, लिव हेयर फॉर 1 मंथ एंड आई क्लीन द गार्डन फॉर यू। हम लोग वॉक करते करते ऑब्ज़र्व कर रहे थे और सड़क के एक तरफ हम लोगों को एक ऐसा घर मिला कि जो कि अपनी बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट में अभी तक प्रिजर्व्ड है। अभी तक उसमें कोई भी उन लोगों ने चेंजेस नहीं की और बाहर उनका जो फ्रंट यार्ड है वो काफ़ी, क्या कहते हैं, ओवरग्रोन था। लेकिन यही तो गार्डन्स की खूबसूरती होती है कि अगर आप उन्हें कुछ अरसे के लिए बिल्कुल छोड़ दें तो ख़ुद ब खुद कुदरत उनके ऊपर काबिज़ हो जाती है और ऐसे ऐसे फूल बूटे उधर निकलते हैं और इस तरह से निकलते हैं कि वो देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। साथ ही सड़क के दूसरी तरफ जो घर था वो भी इसी दौर में बना हुआ था। मतलब तकरीबन ये पूरा जो इस एरिया की जितनी भी सेटलमेंट है, जितने भी घर हैं, वो ओरिजिनली 150 साल पहले यहाँ पे प्रॉपरली ये साइड ऑफ टाउन है, 150 साल पहले कह लें कि यहाँ पे लोग आके रहना शुरू हुए थे। और जो इधर इस साइड वाला घर जो हम लोगों को नज़र आ रहा था, वहाँ दूसरी साइड के ऊपर वो घर वक्त के साथ साथ उन्होंने जो ये है कि मेन स्ट्रक्चर घर का, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर लिए थे और कदरे मॉडर्न किस्म का ये वाला घर लग रहा था। तो ओवरऑल नए और पुराने कंस्ट्रक्शन ट्रेंड्स आपको इस एरिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो यहाँ की हैं वो पुरानी ही हैं। जैसे जैसे हम लोग रेजिडेंशियल एरिया से बाहर निकल के आते हैं और टाउन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि मेन सेंट्रल सिटी स्क्वायर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नज़र आती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि मेट्रो, ट्रैम वगैरह के स्टेशंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, दुकानें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और बस इनमें से ही किसी एक दुकान के ऊपर हम लोगों ने फ़ैसला किया कि नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीद के और वापस लेके जाते हैं, ताकि हम लोग प्रॉपर अपने दिन का आगाज़ कर सकें। आपको पता है यूरोप के अंदर जितनी भी जगह पे नाश्ता किया जाता है वो बहुत ही बेसिक किस्म का होता है, जिसके अंदर ब्रेड की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, फ्रूट्स यहाँ पे बहुत लाइक किए जाते हैं। ये देखें जी, इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के क्रोसॉन्स और चीज़ें, जिसमें मीठी और नमकीन दोनों तरह के बेकरी आइटम्स मौजूद हैं। ये एक स्पेशल किस्म का ब्रेड कटर है जो ब्रेड की स्लाइसेस काटने के लिए इस्तेमाल होता है और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है और ये टेबल के साथ फिक्स हुआ हुआ है। नाश्ते का सेटअप हम लोगों ने बाहर गार्डन में एक टेबल के ऊपर लगाया था। वो इस वजह से कि हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग सुबह सुबह फ्रेश एयर में बैठ के अपना नाश्ता करें। और यूजुअली यूरोप की मुख्तलिफ़ जगहों पे यही ट्रेंड मैंने देखा कि नाश्ता ओपन स्पेसेस में किया जाता है, खुली जगह में किया जाता है और नेचर के साथ, नेचर में रहते हुए किया जाता है। तो ये बड़े मज़े की मुझे चीज़ लगी, बजाय इसके कि हम बंद कमरों में, किचन्स में, ड्राइंग रूम्स में अपना नाश्ता करें।
करें, हम सुबह सुबह एक फ्रेश एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, नेचर से लेते हैं, पौधों की हवा, ऑक्सीजन, वो उन इस किस्म के इन्वायरमेंट में बैठ के जब हम नाश्ता करते हैं तो हम अपने दिन का बहुत अच्छा आगाज़ कर सकते हैं। लाइट सा म्यूज़िक भी लगा हुआ था बैकग्राउंड में, और आई विश हम आपको घर के अंदर की वीडियोस दिखा सकते हैं, लेकिन ये किसी की पर्सनल स्पेस है, जिसकी वजह से उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम कोई भी चीज़ पब्लिकली पोस्ट ना करें। एंड कम्युनल स्पेस में रहने की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, और डेफिनेटली उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आई मेड श्योर कि मैं कोई भी क्या कहते हैं इनसाइड वीडियो चैनल के ऊपर ना लगाऊं या कहीं पे भी पब्लिकली ना दिखाऊं। मैं तो ऐसा साफ़ करूँ ये। हमारे होस्ट ने हमें बताया कि ये जो गार्डन है इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है पीक समर्स में, क्या कहते हैं, गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए और फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए, और ये एक बड़े मज़े का प्रोसेस होता है। लेकिन ओवर टाइम जब ये ओवर ग्रो कर जाता है तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाती है। इसके अलावा ये एक फ्लावर गार्डन है, एक फ्रूट एंड वेजिटेबल गार्डन भी है, जिसमें मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ बेरीज, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्लांट्स और ट्रीज़ लगे हुए हैं। आई विश, आई होप, और मेरी ये दिल से तमन्ना है कि मेरा कभी घर हो तो उसमें इस तरह का एक गार्डन लाजमी हो। अच्छा, नाश्ता कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम कुछ सिटी सेंटर की तरफ जाएंगे। वहाँ पे जाके कुछ लंच और डिनर के लिए जो हम लोगों ने प्रिपरेशंस करनी है उसके लिए कुछ देसी मसाले और चीज़ें वगैरह पता करके आएँ कि कहाँ से मिलेंगी और कहाँ से ख़रीदी जा सकती हैं। उसके अलावा इसी तरह हम लोग जो मेन सिटी सेंटर है वो भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो कम ऑन, लेट्स सी कि आगे हम लोगों ने एपिसोड में क्या किया। Guys, we just came back from our Indian store called the Kashmir store, where we got like Pakistani mirchi and Pakistani masalas, and now we are going to go to the city center. एक चीज़ इस ट्रिप में ऐसी हुई जिसने मुझे सोचने के ऊपर बहुत ज़्यादा मजबूर किया, वो ये कि कैसे मैं जब कश्मीर स्टोर में गया यूरोप में डसलडॉर्फ में, तो वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी दोनों लोग मौजूद थे, और उसके अलावा इंडियन और पाकिस्तानी मसाला जात शान और MDH दोनों साथ साथ पड़े हुए थे। उसके अलावा मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे इंडियंस और पाकिस्तानीज़ कश्मीर के ऊपर लड़ते हैं, और ये वही कश्मीर स्टोर है जिसने एक तीसरे दुनिया के दूसरे कोने में तीसरे किसी मुल्क में बैठ के इंडियंस और पाकिस्तानीज़ को आपस में जोड़ा हुआ है। तो काश रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता कि कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ने का सबब बनता, ना कि डिवाइड करने का। We are in Düsseldorf, right? कश्मीर स्टोर से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था एक जापानीज़ स्टोर, जहाँ पे जापानीज़, कोरियन और चाइनीज़ चीज़ें मिलती हैं। So we are trying one cabbage one and one seaweed. Yeah. This is like a Japanese store that Korean. We are. Oh, sorry. Korean store. So basically ये एक कोरियन स्टोर था, और यहाँ से हम लोगों ने ट्रेडिशनल सीवीड किमची और उसके अलावा ट्रेडिशनल किमची ली खाने के लिए। किसी भी जगह के कल्चर को समझने के लिए वहाँ की सुपरमार्केट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। जैसे कि बेसिकली तो इस वक्त मैं जर्मनी में मौजूद हूँ, लेकिन एक कोरियन सुपर स्टोर में होने की वजह से ना मुझे सिर्फ जर्मन कल्चर बल्कि जापानीज़ और कोरियन कल्चर के बारे में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल रही थी कि कैसे यहाँ पे इंपोर्टेड चीज़ें थीं जो कोरिया से ऑल द वे इम्पोर्ट हुई थी या जापान से ऑल द वे इम्पोर्ट हुई थी, और यहाँ के लोग वो प्रेफरेबली वही प्रोडक्ट्स ले रहे थे। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ओवरऑल मेरा जो ये कोरियन स्टोर विज़िट करने का जो एक्सपीरियंस था, एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मैंने इसे बहुत ज़्यादा थॉरोली एंजॉय किया। हमारे कुछ ईरानी दोस्त हम लोगों के साथ मिलने और डिनर करने के लिए शाम को आ रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने खाने का कुछ ख़ास एहतमाम किया हुआ था। We have aloo gosht, we have desi raita, we have chicken aloo kadhai, and
Thank you. Now you can open. Hello. I think aloo gosh is Iranian, isn't it? आलू गोश्त, चिकन कढ़ाई, रायता, नान, ये सारी चीज़ें हम लोगों को फाइनली डसेल्डॉर्फ जर्मनी में खाने को मिल रही थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया। Share something. First yeah? tell me what's your grandmother's name? She's really chilled actually Haji about bhi. that. हाजी भी एंड वो जो खानम वाला था वो कौन सा खुर्शीद बेगम। वो नानी थी ना, दादी हाजी भी। हाजी भी दादी थी और दादी की बड़ी बहन का नाम था मौजा खातून। मौजा मौजा खातून। मौजा खातून। Yes. ये आपकी नानी की बहन थी। दादी की दादी की बहन। पहले ऐसे ही नाम होते थे ना। हाँ दादी फूफी। नानी थी ना खुर्शीद बेगम, उनकी एक बहन का नाम इकबाल था, एक रजिया था। अच्छा, जैसे कि मैं पिछली एपिसोड्स में इस सीरीज़ की आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरा यूरोप ट्रिप ऑलमोस्ट 16-18 डेज़ का था और पहले 8 दिन तो मैंने बहुत मज़े से लग्जरी में गुजारे होटल के अंदर और एक ही जगह पे गुजारे, सारे एक ही शहर में गुजारे म्यूनिक के अंदर। लेकिन जो मेरे आखिरी 8 दिन थे ट्रिप के, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे क्योंकि इन 8 दिनों के अंदर मैं तकरीबन कोई 8 जगह विज़िट करना चाह रहा था, जो कि लॉजिस्टिकली प्लान करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो 2 दिन डसेल्डॉर्फ में मैंने गुजारे और ये वही 2 दिन हैं जो मैं आपको इस वक्त वीडियो में दिखा रहा हूँ। एक रात तो कैसे गुज़र गई खाने पीने में हमें कुछ पता ही नहीं चला और फाइनली अब मैं अपना पूरा टाइम लेके, क्योंकि आपको पता है मुझे गार्डनिंग का कितना ज़्यादा क्रेज़ है, कितना ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने पूरा अपना टाइम लिया इस गार्डन को डिटेल से स्टडी करने में। इस गार्डन की डायमेंशंस क्या हैं, कौन कौन से यहाँ पे पौधे लगे हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स मैं लेके जा सकता हूँ पाकिस्तान अपने साथ प्लांट करने के लिए। तो ये बहुत मज़े का ये एक फ़न एडवेंचर मैंने किया है इस गार्डन के अंदर और मैं अपनी ज़िंदगी में ये गार्डन तो कभी भी नहीं भूलने वाला। भाई सेल्फ़ ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने सेकंड डे के अंदर धूप में बैठ के एक तेल मालिश सेशन रखा और एक दूसरे के सर में कोकोनट ऑयल भी लगाया और एक दूसरे को मसाज भी की। सेकंड डे के ऊपर हम लोग नाश्ता वाश्ता करने के बाद, अच्छे से तैयार होने के बाद, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे ज़रा कुछ हिस्टोरिकल जगहें देखने, जिनमें नॉर्ड पार्क आ जाता है और जैपनीज़ पार्क आ जाता है और उसके अलावा राइन रिवर के ऊपर एक जो डसेल्डॉर्फ का मशहूर ब्रिज है उसको भी हम लोगों ने एक्सप्लोर करना था। तो हम बस इसी जर्नी पे चले गए हम लोगों के होस्ट के साथ और एक एक करके वो हमें टाउन की हिस्ट्री के बारे में बता रही थी। उसके अलावा यहाँ पे कब सेटलमेंट्स हुई, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में यहाँ का माहौल किस तरह का था, तो ये सारी हिस्ट्री भी साथ साथ मिल रही थी और साथ साथ हम लोग ऑन फुट एक्सप्लोर भी कर रहे थे। जनरली स्पीकिंग यूरोप के अंदर जो लोकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग फॉलो करते हैं मुझे वो बहुत पसंद है। कैसे वो साफ़ सफाई का ख़्याल रखते हैं, कूड़ा ना फैलाने का ख़्याल रखते हैं, तो वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है। I don't know, maybe like 1800s, 90 or something. Yeah, 19th century, the 1800s. I read they stopped building these at 1920. So after 1920, they didn't came. Everything was before this time. They didn't use them after 1920? Yeah, so everything was built before 1920. Yeah. Even the houses? Or In this whole area, in this whole district, our house was the first built one. Oh. And it was built by my great grandfather in 1930. 1930. Yeah, so gas lamps maybe was also built then, or Okay. shortly before. And all around this house was like fields. Oh. And then when we came, afterwards other people came, and they Slowly they started coming. Yeah, building their houses. Okay. So this house was built by my family and was passed through the generations. Oh, okay.
When they came there first, we had like this garden was like made by a landscape architect, and we had also chicken before and these kind of animals. Right, stop. या पूरा टाइम जब हम टाउन एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमारे साथ मरियम मौजूद थी, जिन्होंने हमें हर जगह रुक रुक के डिटेल में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स बताए चीज़ों के और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिसने हम लोगों का जो ट्रिप है उसे और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया और जिसकी वजह से मैंने इसको पर्सनली ज़्यादा एंजॉय किया। देखें, शहर तो आप अकेले भी घूम सकते हैं, शहर घूमना और अकेले घूमने में ही शहर मज़ा आता है, लेकिन जब आपके साथ कोई रिहायशी मौजूद होता है, जब कोई आपके साथ लोकल बंदा मौजूद होता है, तो आप जिस तरह चीज़ों को देखते हैं वो ज़्यादा मज़ेदार होती हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ें भी पता चलती हैं, वो बातें भी पता चलती हैं जो शायद एज अ आउटसाइडर आप ना पहचान सकें, ना रीड कर सकें, लेकिन जब एक इनसाइडर, एक लोकल आपको वो चीज़ें दिखाता है और उन चीज़ों को देखने का एक ख़ास नज़रिया आपके आगे एक्सप्लेन करता है, तो वो बड़े मज़े की चीज़ होती है। मतलब आप ये सोचें ना कि एक तो आप किसी रिहायशी के साथ शहर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर साथ ही साथ वो जो आपको चीज़ें बता रहा है आप उसको भी देख रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हैं, उसकी शहर के साथ क्या एसोसिएशन है उसको भी स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरह आपका जो एक्सपीरियंस है वो मज़ीद इन्हांस हो जाता है। इसी तरह इंफॉर्मेटिव तरीके से एंजॉय करते हुए हम फाइनली नॉर्ड पार्क पहुंच गए हैं। This park was built by Nazis. This park was built by Nazis. Yes. Oh, okay. This is Nazi architecture. Like the style of it is like in this era when Hitler was here. This is the river? This is like not a river. This is like A park. Such a beautiful place, Mozam. नॉर्थ पार्क बेसिकली जो है 1937 में रीड्स की कुछ मुजस्मे नुमाइश करने के लिए बनाया गया था और इसको 1937 में बनाया गया था, 36 से 37 के दरमियान में। ओरिजिनली यहाँ जो एग्ज़िबिशन के लिए जितनी भी मूर्तियाँ या स्कल्पचर्स लाए गए थे उनको कुछ दिन की एग्ज़िबिशन के बाद फ़ौरन हटा लिया गया था और फिर 1941 में वो दोबारा यहाँ पे आ गई थी और फिर 2006 में फ़ाइनली इनको रीस्टोर किया गया। तो जो ये पूरा एरिया है यहाँ एक दो गार्डन्स हैं जिसमें सबसे मशहूर जो है वो ये क्या कहते हैं नाज़ी गार्डन है। उसके अलावा यहाँ पे एक जापानीज़ गार्डन है जहाँ की ख़ासियत ये है उस जापानीज़ गार्डन की कि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं और वाटरवेज़ बने हुए हैं, छोटे छोटे मिनिएचर, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डसेल्डॉर्फ का एक क्या कहते हैं एग्ज़िबिशन सेंटर भी है। बेसिकली जो ये एग्ज़िबिशन सेंटर है ये एक एजुकेशनल सेंटर की तरह इस्तेमाल होता है जहाँ पे मुख्तलिफ़ आर्ट एग्ज़िबिशंस नुमाया की जाती हैं, आर्ट एग्ज़िबिशंस होती हैं और सालाना 30,000 लोग यहाँ की जो एग्ज़िबिशंस हैं उनके अंदर इंगेज करते हैं किसी ना किसी शेप एंड फॉर्म में। तो ओवरऑल इस जगह की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ यहाँ की कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। कोई मैसेज दें हमारे व्यूअर्स के लिए? बहुत खूबसूरत जगह है, अपने लिए टाइम निकालें, ऐसी जगहों पे ज़रूर जाएं और आप लोग भी आए और हमें बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और ऐसी जगहों पे जाना है और टाइम स्पेंड करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करता है। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, खुद के लिए वक्त निकालें। ओह, देयर इज़ अ एग्जीबिशन गोइंग ऑन। डू यू थिंक वी कैन गो देयर? It's for free. Oh, it's open, it's for free. Let's go there. We're going to our exhibition, guys. Come, let's take a picture of our shadow. Yes, it is a beautiful place. So this is the exhibition that we're going in. It's like an art exhibition.
कैन वी रिकॉर्ड इनसाइड? Yes. ये है वो एग्ज़िबिशन सेंटर जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे। ये एक एजुकेशनल सेंटर और एग्ज़िबिशन सेंटर के तौर पे इस पार्क की एक मेन सेंट्रल अट्रैक्शन है। यहाँ पे लोग दूर दूर से अपनी आर्ट वर्क लेके आते हैं और मुख्तलिफ़ एग्ज़िबिशंस का पार्ट बनते हैं। मैंने ये एग्ज़िबिशन में रिकॉर्ड करने से पहले परमिशन ली कि क्या हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं, और जब मुझे कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो अब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये सारा खूबसूरत आर्ट वर्क रिकॉर्ड कर रहा हूँ। This is such a calming picture, isn't it? Yeah. ये बहुत ही एक बड़ी एग्ज़िबिशन थी जो इस पूरे सेंटर के 3 हॉल्स के अंदर स्प्रेड आउट थी, और इसमें मुख्तलिफ़ टेक्निक्स और मुख्तलिफ़ आर्ट वर्क की जो डिज़ाइंस हैं, मुख्तलिफ़ टेक्निक्स की पेंटिंग्स, वो सब हमें एक जगह पे देखने को मिल रही थी। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज यहाँ पे जितना भी आर्ट वर्क है वो मुख्तलिफ़ एज के लोगों ने बनाया है। तो एक बहुत ही मज़े की ओवरऑल कलेक्शन है, और कुछ आर्ट वर्क तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि इनमें से कुछ मैं ख़रीद सकूं। ये सारा आर्ट वर्क फॉर सेल था, और जिन भी आर्ट पीसीस के साथ एक रेड कलर का स्टिकर लगा था, उसका मतलब ये कि ये आर्ट वर्क जो है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, और जैसे ही एग्ज़िबिशन ख़त्म होगी तो जिसने भी ये आर्ट वर्क ख़रीदा है ये उनको मतलब कि पहुंचा दिया जाएगा। हमें तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट तक का टाइम लगा सारी पेंटिंग्स को गौर से देखने के लिए। तो कम से कम भी 300-400 पेंटिंग्स इस पूरी एग्ज़िबिशन में मौजूद थीं, और मैंने तो कोशिश की कि मैं एक एक आर्ट वर्क को, पेंटिंग्स के अलावा भी जो आर्ट वर्क है उसको भी डिटेल से देखूं, अप्रिशिएट करूं, और एक कंपैरिजन भी मैं मनी मन ड्रॉ कर रहा था पाकिस्तानी आर्ट और जर्मन आर्ट के बीच में। लेकिन आर्ट की यही तो ख़ासियत है कि वो सारी बाउंड्रीज़ के परे होती है। मतलब मुझे आर्ट में ना कुछ पाकिस्तानी ना कुछ जर्मन नज़र आ रहा था, मुझे आर्ट नज़र आ रही थी और आर्टिस्ट नज़र आ रहा था, और आर्ट के पीछे आर्टिस्ट की जो कैफियत है वो नज़र आ रही थी। और वो कमोबेश जर्मन लोगों और पाकिस्तानी लोगों या दुनिया में कहीं भी लोगों उनकी कैफियत कमोबेश एक ही होती है। तो वो चीज़ इस आर्ट वर्क में बहुत ज़्यादा नुमायाँ थी। बहुत सारी पेंटिंग्स से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था। कुछ एब्स्ट्रैक्ट वर्क था, कुछ पोर्ट्रेट्स थी, पोर्ट्रेट्स के अलावा कुछ सीनरीज थी, और कुछ ग्लास लैम्प्स चीज़ें। तो ओवरऑल जो ये सारी कलेक्शन थी, आर्ट कलेक्शन थी, मुझे इसने थोड़ा सा इंस्पायर भी किया, मेरे अंदर के आर्टिस्ट को भी दोबारा ललकारा, और मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी जल्दी घर जाऊं और मैं भी कोई आर्ट वर्क दोबारा से बनाऊं या किसी आर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूं। तो काफ़ी इंस्पायरिंग था एज अ आर्टिस्ट, और मैं ये सोच रहा था कि मुझे अगर ये आर्ट वर्क इतना इंस्पायर कर सकता है तो ये और स्टूडेंट्स को और बच्चों को और क्या कहते हैं आर्ट लवर्स को कितना इंस्पायर करता होगा। मतलब मेरे देखते ही देखते तकरीबन 20-25 लोग क्या कहते हैं इस एग्ज़िबिशन में आए, और वो सारे लोग भी आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे थे, आर्ट को देख रहे थे। और ये जो इस तरह के जो एजुकेशनल और एग्ज़िबिशन सेंटर्स होते हैं जो कि मेन पार्क के बीच में हैं, वो कितनी अच्छी जगह और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो आर्ट का शौक़ रखते हैं। उसके अलावा भी आप जस्ट इमेजिन करें, आप सोचें कि आप अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं एक पार्क में, और उस पार्क में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मतलब उस पार्क में पिकनिक के स्पॉट्स भी हैं और स्पोर्ट्स खेलने के लिए अलग जगह भी है,
उसके बाद अगर आपने वाटर पानी में मतलब खेलना है तो जापानीज़ पार्क्स भी हैं। जापानीज़ पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा मज़े मज़े के पॉन्ड्स और चीज़ें बनी हुई हैं। और उसी के साथ उसी पार्क के अंदर एक एजुकेशनल सेंटर भी है जहां आर्ट एग्जीबिशन भी है। तो मतलब पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ है। आप लोग सारा कुछ एक ही जगह पे इंजॉय कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा सेंट्रल पार्क है जहां बस आप चले जाएं तो आपको वहां पे हर चीज़ मिलेगी इंजॉय करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। आपको 4 अलग जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है और एक ही सेंटर के अंदर आप सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मॉडल है। काश के ये हम जो पाकिस्तानी अर्बन सिटीज़ हैं उनमें भी ये चीज़ फॉलो करें। चलो जो तो शहर ऑलरेडी बहुत ओवर डेवलप्ड हैं या क्या कहते हैं अर्बन सिटीज़ हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, हालांकि वहाँ पे भी इस तरह के सेंटर्स होने चाहिए। लेकिन जो अभी एक्सपेंडिंग सिटीज़ हैं मतलब जहाँ पे अभी सबर्ब्स बन रहे हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं स्टेक होल्डर्स को चाहिए, जो भी पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स हैं उन शहरों के, कि इस तरह की जगहें ज़रूर डेवलप करें और इस तरह के मॉडल्स से सीखें, क्योंकि ये इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन हमारे मुल्क के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही एक फ़ायदेमंद चीज़ है और कम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। आप जो एक इस तरह का माहौल कल्टीवेट कर रहे हैं कि जिसके अंदर आप आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, पीस को प्रमोट कर रहे हैं और एजुकेशन को क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ एक क्वालिटी लेजर टाइम फैमिलीज़ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें, ये बच्चों के खेलने के लिए एक अलग स्पेशल एरिया बना हुआ है। इसके अलावा बड़े लोगों के क्रिकेट या बेसबॉल खेलने के लिए एक अलग डेजिग्नेटेड एरिया है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं राइन रिवर की तरफ और वहाँ पे जाके हम आपको कुछ मज़े की चीज़ें बताते हैं। From Switzerland mountains. अच्छा, इट्स कमिंग फ्रॉम द एल्प्स इन स्विट्ज़रलैंड। Alps in the the Switzerland. spring is in Switzerland. It's entered the Switzerland from the Germany, First Switzerland, then Germany, and then then it goes, I think, to North- Netherlands and leaves. so it's blown south to north. It is like that. अब राइन रिवर से होते हुए वापसी का सफ़र हम लोग स्टार्ट कर रहे थे और मेन एंट्रेंस से होते हुए हम फाइनली अपने घर की तरफ जाएंगे। I think we are near. I can hear the river. No, I mean I can, sense the yeah, presence of river around. yeah. Can you feel it? Not see it but we can sense it. Yeah. मरियम ने हमें बताया कि कैसे यहाँ पे देसी डायस्पोरा क्रिकेट के लिए जमा होता है। They are cricket lovers too. I didn't know that. The cricket, Yeah, like the cricket. Pakistani community or Pakistani, Indian, Indian and other Asians. they meet here. I think. अब हम लोगों का जो अगला और प्रोबेबली आखिरी स्पॉट है वो जापानीज़ गार्डन की तरफ है। जापानीज़ गार्डन नॉर्थ पार्क के अंदर ही मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा अलग करके, थोड़ा सा आगे करके है। तो हमने उसकी तरफ वॉक करना शुरू कर दी है और रास्ते में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नॉर्थ पार्क के अंदर एजुकेशनल क्या कहते हैं चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, बच्चों की, बड़ों की, लोगों की एजुकेशन और बेसिकली इंफोटेनमेंट पार्क है कि इंफॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है। तो ये रास्ते में आप देख रहे हैं कैसे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसके अंदर हिस्ट्री के बारे में चीज़ें, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं 2 लैंग्वेजेस के अंदर, ताकि ईज़िली उनको पढ़ा जा सके और समझा जा सके। फाइनली हम लोग जापानीज़ पार्क के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये एक इंतहाई नफीस और ख़ूबसूरत पार्क है जिसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है। और इस साथ ही मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पूरा दिन नॉर्थ पार्क के अंदर शदीद धूप के नीचे मैंने गोप्रो पे रिकॉर्डिंग की है, जिसकी वजह से गोप्रो जो है वो ओवर हीट होना शुरू हो गया था और बैटरीज़ भी ड्रेन हो गई थी। तो जापानीज़ पार्क की डिटेल वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए नहीं बना सका, लेकिन
कुछ स्निपेट्स मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की हैं। और इसी के साथ हम लोग आज की डसलडॉर्फ की जो जर्नी है उसको यहाँ पे एंड करेंगे। एपिसोड एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आई नो ये सबके पसंद की या सबके इंटरेस्ट की एपिसोड्स नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए ये इंतहाई स्पेशल हैं क्योंकि ये ना सिर्फ मेरी मेमोरी आर्काइव है बल्कि एक तरह से क्या कहते हैं सफ़रनामे भी आप इनको कह सकते हैं वीडियो फॉर्म के अंदर। तो मेरे लिए तो ये बहुत ख़ास हैं। तो देखते रहिए इस जर्नी की अगली 2-4 एपिसोड्स अभी बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना। So now we're going back.